नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में हम लगातार नए कंटेंट से आपको रूबरू करवा रहे हैं और ये लोगों के लिए कारगर भी साबित हो रहा है। आज हम आपको विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बीच में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का क्या महत्व है, इसके महत्व को जानने के लिए श्री आरोग्य सेवा संस्थान, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ चिकित्सा सेंटर है, यहाँ लिए चलेंगे, जहाँ पर ज्योति आयुर्वेद मेडिकल स्टोर के बैनर ये संचालित हो रहा है। किस तरह से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति मनुष्य शरीर पर काम करती है, किस तरह से यह मानव शरीर के लिए कारगर साबित होती है, क्या क्या लाभ इसके मानव शरीर को मिलते हैं, किन किन बीमारियों के लिए यह बातों को जानने के लिए कारगर बात करेंगे साबित हो रही है डॉक्टर मदन मोहन जी दशोरा जी से। तो अभी हम पहुंच गए हैं श्री आरोग्य आयुर्वेद चिकित्सा सेंटर पर, जहां पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। आइए सीधे हम मुलाकात कराते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। तो दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की। यह पद्धति मनुष्य शरीर पर किस तरह से काम करती है, इसका इतिहास क्या है, और बात करें तो यह वर्तमान में किस तरह से चलन में है, यानी कि इस चिकित्सा पद्धति का लोगों द्वारा किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, चिकित्सक समय समय पर क्या सलाह परामर्श देते हैं, ये सभी बातें हम जानेंगे। हमारे साथ आज आयुर्वेद क्षेत्र से जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मदन मोहन जी दशोरा एमडी फिजिशियन जुड़ने जा रहे हैं। इनसे कई अहम बातें आज हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस चिकित्सा पद्धति को आप कैसे देखते हैं? आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का एक ही मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति की चिकित्सा करना, ये मेन प्रयोजन। देखिए डॉक्टर साहब ने दोनों ही कोड लाइन बहुत अच्छी बताई है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का मूल उद्देश्य है। वहीं जो व्यक्ति रोगों से युक्त हैं, यानी कि जो व्यक्ति बीमार हैं, उसको रोगों से मुक्त कराना। वर्तमान में इसका उपयोग किस तरह से बढ़ रहा है? वर्तमान में ज़्यादातर व्यक्ति ये जो अंग्रेजी दवाई ले लेके परेशान हो चुके हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी क्षीण हो गई है, दवाएं किसी प्रकार से अंग्रेजी औषधियाँ असर नहीं करती है, तो वो आयुर्वेद की तरफ व्यक्ति झुकता है और झुका हुआ था। और कोरोना काल के बाद में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की सबसे ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है, इसलिए कि वो मेडिसिन बहुत टाइम तक लेने के बाद भी सही तरह से कैसे क्योर नहीं हुआ, तो फिर वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तरफ बढ़ा है। जी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हम क्लियर कर दें, हर चिकित्सा पद्धति का अपनी अपनी जगह एक अलग ही अहम रोल है। और ऐसे में यदि हम एलोपैथी या अन्य चिकित्सा पद्धति की बात करें तो उनके उपयोग और उनका जो रोल है वो अलग देखने को मिलता है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति किसी भी बीमारी को जड़ से काटने का काम करती है, और यही वजह है कि लोग इससे लगातार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की आप बात कर रहे हैं, मनुष्य शरीर में यदि अगर आप कहते हैं कोरोना के बाद में उपयोग बढ़ा है, तो क्या आप ये भी मानते हैं कि जागरूकता भी लोगों में आई है? आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तरफ पूरे विश्व में जागरूकता आई है। WHO ने तक खुद इसको, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको ये कोरोना काल के बाद में इसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया है, और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तरफ पूरे संसार बढ़ रहा है और चिकित्सा पद्धति को अच्छा उपयुक्त मानते हुए इसका उपयोग कर रहा है। हमने देखा कोविड में कई ऐसे प्रोडक्शन हाउस थे जो लगातार संचालित होते रहे हैं, और उनके द्वारा जो प्रोडक्शन दवाइयों का हुआ है, विभिन्न आयुर्वेद मेडिकल स्टोर पर वो प्रोडक्शन पहुंचा, यानी कि वो दवाइयाँ पहुंची और लोगों के लिए उस दौरान काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि कोरोना काल से अभी तक का जो पीरियड है उसमें लोगों ने सबसे ज़्यादा आयुर्वेद को ही अपना लिया है? कोरोना काल के बाद में ज़्यादातर लोग मधुमेह रोग से ग्रसित हो गए। कोरोना की मेडिसिन और टीका लेने के बाद में अधिकतर व्यक्ति को मधुमेह हुआ, तो वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपनाने से मधुमेह को नियंत्रण में कर सका। क्या क्या बीमारियां सबसे ज़्यादा मनुष्य शरीर में हो जाती है? जीर्ण व्याधियाँ हैं, जीर्ण व्याधियाँ जो किसी भी पद्धति से ठीक नहीं हुई, उनका मुख्य रूप से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा की जाती है। जैसे मधुमेह है, हृदय रोग है, त्वक विकार है, अम्लपित्त है और उच्च रक्तचाप है, बहुत सी इस प्रकार की व्याधियां हैं। स्त्री रोग हैं,
बहुत से तरह के प्रदर, कटिसूल, वात व्याधियाँ हैं, इस प्रकार की जो चिकित्सा, बालों की चिकित्सा है, जो खलित और पलित जो दो प्रकार की, जैसे बाल को सफ़ेद होना और बाल का गिरना, उसके लिए आयुर्वेद के अलावा किसी के पास चिकित्सा नहीं है। वे चिकित्सा पद्धति का हम जिक्र कर रहे हैं, कोई भी बीमारी है उसको जड़ से किस तरह से निदान करने में ये कारगर साबित हो रही है? जितनी भी व्याधियाँ हैं, सब मनुष्य के शरीर में जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं जिसको अपन सेल कहते हैं, उसको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से रीजनरेट किया जाता है। सेलों का, हर बीमारी में सेल का विघटन हो जाता है, सेल टूट जाते हैं, तो उसमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से उसको रीजनरेट किया जाता है सेलों को, ताकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, सेलों को रीजनरेट करने में आयुर्वेद चिकित्सा प्रमुख है। इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती, फिर इसको वापस बार बार बीमारी नहीं होती। आपका मतलब है कि जो आयुर्वेद में मनुष्य शरीर की जो त्वचा है उसको रीजनरेट की जाती है और उस सेल को, जिसको कोशिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं, उसके बाद फिर उसके कुछ बीमारी वापस बार बार नहीं हो सकती। कोशिका को रीजनरेट करते हैं, पुनर्निर्माण कोशिका का करते हैं। जो कोई भी इंग्लिश मेडिसिन लेने से कोशिकाओं के वो नष्ट हो जाती है। दोनों तरह की कोशिकाएं मेडिसिन, एंटीबायोटिक लेने से नष्ट होती है। जो स्वस्थ कोशिकाएं और रोग कोशिकाएं, दो तरह की कोशिकाएं बॉडी में होती, तो अंग्रेजी दवाई लेने से दोनों तरह की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। अब आपने मौसमी बीमारियों का भी जिक्र किया, लेकिन सबसे ज़्यादा कुछ ऐसी जटिल बीमारियां हैं और उनका निदान पंचकर्म से भी देखते हैं। पंचकर्म चिकित्सा पद्धति की बात करें तो ये क्या है? पंचकर्म चिकित्सा पद्धति में 5 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले पूर्व कर्म होता है, जिसमें स्नेन और स्वेदन होता है, और पंचकर्म के अंदर वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन और अनुवासन, 5 प्रकार के कर्म होते हैं। उसमें हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल में हम पोटली पिंड स्वेद करते हैं, पोटली स्वेद करते हैं, और गिरवा बस्ती, जानू बस्ती, कटी बस्ती, और इस प्रकार की चिकित्सा हम यहाँ जीर्ण व्याधियों में करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने पंचकर्म का जिक्र किया। यदि हम बच्चों की बीमारी का जिक्र करें, यूँ तो बच्चों में कई सारी बीमारियां प्रमुख रूप से पाई जाती है, लेकिन यदि हम बात करें तो मौसमी बीमारियों को लेकर के क्या कहते हैं, बच्चों पर किस तरह का इफेक्ट रहता है, किस तरह से निवारण में भी आपको इस पद्धति को आप अहम मानते हैं? बच्चों में मुख्य रूप से बाल शोष करके व्याधि होती है। बच्चे का रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाए, बच्चा सूखने लग जाता है, बच्चा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, उसको लगातार निरंतर खांसी चलती है। उसकी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छी चिकित्सा है बच्चों में। और बच्चों में ज्वर, अतिसार होता है, बुखार जिसको कहते हैं, और दस्तें लगती है, बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है, उसका विकास रुक जाता है, उसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। ज़्यादातर उसके युवा लोग आयुर्वेद चिकित्सा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, उनको दीर्घायु बनाती है, उनको स्वास्थ्य लाभ पूरा मिलता है, इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 औषधियाँ ज़्यादातर लोग काम में लेते हैं। एक तो गिलोय होता है, नीम गिलोय घनवटी, और एक आंवले की रसायन, आंवला जिसमें होता है, वो ज़्यादातर लेते हैं लोग जी, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जीर्ण ज्वर होता है, पुरानी बीमारी होते हैं, पीलिया हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, फैटी लीवर के बीमार आजकल बाज़ार में जो मुख्य रूप से मैदा जो प्रयोग में लिया जा रहा है, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैक्रोली, ये मंचूरियम वगैरह, जो मैदा से बने हुए जो पदार्थ जो लोग बाज़ार में खान पान से ले रहे हैं, उसमें फैटी लीवर की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। इसके आयुर्वेद के अलावा किसी में इसकी चिकित्सा नहीं है। अब एक अहम पार्ट, मरीज विभिन्न बीमारियों को लेकर क्या सोचते हैं? मैं पिछले 6 महीने से तो आ रही हूँ। मेरे बेटे को थोड़ी सी एलर्जी प्रॉब्लम है, तो उसको खांसी और ये सब होता रहता है, तो उसकी ट्रीटमेंट लेने के लिए आई थी। सहयोग बहुत अच्छे से मिलता है, पूरा डिटेल में एक चीज़ आपने मुझे बताई है। अच्छी फैसिलिटी है कि पास का पास है, आप अच्छे मतलब जल्दी से आ गए। फ़ोन पे भी कितनी बार मेरी कंसल्टेशन हो जाती है कि हाँ मेरा काम मतलब ये कर लूँ क्या, हाँ ठीक है आप कर लीजिए। और डॉक्टर साहब से जिस भी बीमारी का हम लोग इलाज करवा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। एक तो ये क्या है कि बिल्कुल शहर के बीच में है और पास में भी है, हम लोग के ज्योति स्टोर के बिल्कुल पीछे की तरफ है, तो थोड़ा कन्वीनियंट भी है। और जो भी हम लोग को दवाइयाँ दे रहे हैं जिस भी बीमारी के से रिलेटेड, तो उसमें काफ़ी लाभ मिल रहा है।
पंचकर्म चिकित्सा पद्धति की उस टेबल की या उस ट्रीटमेंट की विंग में लेकर चलते हैं। हालांकि पंचकर्म चिकित्सा पद्धति पर हम अगले एक पूरे सेगमेंट पे आपसे अलग से बात करेंगे, लेकिन आज एक संक्षिप्त रूप में इस चिकित्सा पद्धति की जो ट्रीटमेंट है उसको लेकर जानते हैं। सन ऑफ शंकरलाल जी, निवासी कुआं, जिला डूंगरपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मुझे सन 2004 से स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। मैंने सर्वप्रथम स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद में तकरीबन 2 साल तक मैंने इलाज करवाया हुआ। उसके बाद में अमेरिकन हॉस्पिटल में इलाज करवाया 8 साल तक मैंने। इसके बाद में जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद गया, वहाँ पर इलाज करवाया। उसके बाद में मैंने गीतांजलि हॉस्पिटल में दवाइयाँ ली, वहाँ इलाज करवाया। लेकिन मुझे कहीं पर भी अमेरिकन हॉस्पिटल में इलाज करवाया, लेकिन मुझे कहीं पर भी क्या मतलब इसका आराम नहीं मिला। मुझे अज्ञात क्या मतलब किसी लोगों ने बताया मेरे को कि उदयपुर आरोग्य सेवा संस्थान, उदयपुर, दिल्ली गेट, ज्योति स्टोर के पास में जो है उसमें डॉक्टर मदन मोहन दशहरा जी हैं और कंपाउंडर साहब सत्येंद्र राव जी हैं। उन्होंने क्या मतलब मैं अधीन जो मेरा इलाज चला 1 दिन और 20 दिन तक, उसमें क्या मतलब पंचकर्म थेरेपी मेरी चली, ये पोटली के शेक चला, बस्ती चली, एनीमिया चला मेरे को, यानी उससे क्या मतलब 20 दिन तक मैंने ट्रीटमेंट लिया। उससे क्या मतलब मुझे काफ़ी राहत है। और अंत में मैं क्या मतलब डॉक्टर साहब और सत्येंद्र राज जी कंपाउंडर साहब का मैं हार्दिक दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। तो देखा आपने पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का क्या ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाता है, ये हमें यहाँ के टेक्निकल डिपार्टमेंट ने जानकारी के तौर पर विभिन्न बातों से रूबरू कराया। डॉक्टर साहब, आपने हमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियाँ दी है। आगे भी आपसे इसी तरह से बात होती रहेगी। आपने जो कीमती वक्त हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।